नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेजर के एक और एपिसोड में। आज के इस सेशन को हम प्रारंभ करें उससे पहले जो पिछले वीडियो में हमने आपसे 3 प्रश्न पूछा था वो देख लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न था कि 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में कितने विभागों की झांकी निकाली जाएगी? तो राइट आंसर था कुल मिला के 12 विभागों की झांकी यहाँ पर निकाली जाएगी। दूसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि भारत के कैबिनेट सचिव कौन है जिनका कार्यकाल अभी बढ़ाया गया है और 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है और ये दूसरी बार बढ़ाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि वर्तमान में जो कैबिनेट सचिव है भारत के ये है राजीव गौबा। अच्छा, तीसरा प्रश्न यह था कि हाल ही में साउथ जोन ने देवधर ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। पूछा गया कि बताएं कि इस वर्ष इसका कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था। तो इस वर्ष 2023 में देवधर ट्रॉफी का 48वां संस्करण आयोजित हुआ था। इस सीरीज में बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह है। अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो मूल रूप से करंट अफेयर्स को लेकर आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से करंट अफेयर्स की तैयारी यहाँ से आपकी फुलफिल होगी, आपको दूसरे सोर्स पे भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखिएगा, रिसेंटली एक वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ है बिहार स्पेशल 200 सिलेक्टेड वन लाइनर प्रश्नों का संग्रह इसमें हमने किया करंट अफेयर्स का, जो कि जनवरी टू जुलाई तक के प्रश्नों का इसमें संग्रह है। अच्छा, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड प्रश्न ही इसमें हमने शामिल किया है। तो जो भी छात्र इसे अभी तक नहीं देख पाए हैं तो चैनल पर जाके जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो को हमने 4 दिन पहले चैनल पर अपलोड किया था और लगभग 58,000 से अधिक लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है। तो आप भी इसे जरूर देख लीजिएगा और इसका पीडीएफ फाइल भी हमने उपलब्ध कराया है, तो पीडीएफ फाइल भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि बीपीएससी मेकर ऐप पर भी ये पीडीएफ जो मंथली करंट अफेयर्स का सेक्शन है वहां पर आपको मिल जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए बिहार के कितने शिक्षकों को नामित किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो 2023 में प्रदान किया जाना है, ऐसे में पूरे भारत के कितने शिक्षकों को नामित किया गया और उसमें बिहार के कितने शिक्षक शामिल हैं जिन्हें की नॉमिनेशन प्राप्त हुआ है? तो ऐसे में जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर ए यानी कि 6 शिक्षकों को। अच्छा, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है 6 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिलेगा नहीं, बल्कि जो नॉमिनेशन हुआ उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसी में से सिलेक्ट होगा और जो भी सिलेक्ट होंगे बिहार से उनको शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल इन सारी बातों को देख लेते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट हमारा है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए पूरे भारत से 152 शिक्षकों को विभिन्न राज्यों से किया गया है और आपको ध्यान रखना जिसमें बिहार के 6 शिक्षक शामिल है। कुछ इसी प्रकार से यही प्रोसेस सेम पिछले वर्ष भी हुआ था और जो पूरे भारत से शिक्षकों का चयन हुआ था या फिर जो शिक्षक नामित किए गए थे उनमें से 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। तो कुल जो 152 शिक्षक हैं तो तकरीबन वही मान के चलिए कि 40 से 50 के बीच ही शिक्षक चयनित होंगे। उसमें से बिहार के 6 शिक्षक शामिल हैं जिनका नॉमिनेशन हुआ है। अब इन 6 शिक्षकों में कितने शिक्षक को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है वो तो अभी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब ये घोषणा होगी तब भी हम आपको इस बारे में अवश्य जानकारी देंगे। फिलहाल जो नॉमिनेशन हुआ ये 6 शिक्षकों का हुआ है, ये यहाँ से आप नोट करेंगे। अच्छा, चयनित शिक्षकों को 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे 5 सितंबर 2023 को प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है और इसी अवसर पर शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, पिछले वर्ष के बारे में यहाँ जो हमने लिखा है कि पिछले वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए चयनित कुल 46 शिक्षकों में से बिहार के 2 शिक्षक का चयन किया गया था। ये आप यहाँ पर ध्यान रखें, 2022 वाला भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि जो शिक्षक भर्ती वाला एग्जाम है वो आयोजित होना है लगभग मान के चलिए वही 25 अगस्त 24 अगस्त। तो ऐसे में 2023 वाला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं बनेंगे, बल्कि अगर प्रश्न यहाँ से बनते हैं तो 2022 वाले को ही लेकर बन सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो बिहार के 2 शिक्षक इसमें शामिल थे 2022 वाले में इन 46 शिक्षकों में से, तो ऐसे में ध्यान रखेंगे इसमें पटना की शिक्षिका निशी कुमारी और त्रिवेणीगंज सुपौल के शिक्षक सौरभ सुमन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया था, जो कि बिहार से दोनों संबंधित है। अच्छा, यहीं पर अगर एक प्रश्न पूछा जाए कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से कितने शिक्षक को सम्मानित किया जाता है? अच्छा, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष में इसके लिए प्रयुक्त नहीं करूंगा, हो सकता है ये बढ़ भी जाए, लेकिन पिछले 2 साल से 20 ही शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। पिछले वर्ष भी 20 लोगों को दिया गया था और पिछले वर्ष 2022 में भी 20 शिक्षकों को ही राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आप ध्यान रखिए। फिलहाल अब हम चलते हैं अगले दूसरे प्रश्न पे। तो ये दूसरा प्रश्न है कि बिहार सरकार ने जीविका को अब शहरी क्षेत्रों में भी काम करने की जिम्मेदारी देने की घोषणा की है।
पूछा गया कि बताएं कि जीविका योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ पर इसके बारे में इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि वर्ष 2006 में। अच्छा, कई स्रोत में आपको 2006 2007 भी दिखेगा। इस तरह से 2006-7 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये भी चीजें आप यहाँ से ध्यान रख लेंगे। अच्छा, इसके बारे में यहाँ पर हम विस्तार से बात करें तो आपको जानकारी दे दूं कि बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2006 में जीविका योजना की शुरुआत विश्व बैंक से या फिर विश्व बैंक के सहयोग से किया था। दरअसल इस योजना के क्रियान्वयन के लिए बिहार सरकार ने विश्व बैंक अर्थात वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि विश्व बैंक के सहयोग से इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वर्ष 2006 में हुई थी। अच्छा, यहाँ पर इसका उद्देश्य भी आपको ध्यान रखना है। जो स्टेटमेंट वाले प्रश्न होते हैं, प्रश्न में इस प्रकार से चीजों को सम्मिलित किया जा सकता है। तो जीविका योजना का जो मुख्य उद्देश्य था बिहार सरकार का, वो था महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। इसी उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, अभी हाल ही में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई थी नीतीश कुमार की अध्यक्षता में। तो बिहार सरकार ने जीविका को अब शहरी क्षेत्रों में भी काम करने की जिम्मेदारी देने की घोषणा की है। दरअसल अब तक की बात करें तो मौजूदा समय में जीविका के तहत बनाए गए स्वयं सहायता समूह अर्थात सेल्फ हेल्प ग्रुप सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही काम कर रही है। तो ऐसे में अब इसे शहरी क्षेत्रों में भी काम करने की जिम्मेदारी देने की घोषणा अभी हाल ही में बिहार सरकार ने किया है। तो ये बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखें, इसी वजह से ये हमने यहाँ पर प्रश्न के रूप में शामिल किया है। अच्छा, यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर बात हुई जीविका की। तो जीविका के बारे में जो हमने जानकारी आई थिंक 2 दिन या फिर 2 से 3 दिन पहले जो दिया था, गांधी मैदान में जो कुल 12 विभागों की झांकी निकाली जाएगी उसमें एक जीविका की भी झांकी शामिल है। इस पॉइंट को देखिए आपसे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। दरअसल गांधी मैदान पटना में 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2023 को 12 विभागों की झांकियां निकाली जाएगी, जिसमें जीविका दीदियों द्वारा संचालित सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र की झांकी निकाली जाएगी। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। 77वां स्वतंत्रता दिवस जो कि 15 अगस्त 2023 को मनाया जाएगा और इसमें गांधी मैदान पटना में कुल 12 विभागों की झांकी निकाली जाएगी। इन 12 विभागों में से ही जीविका से संबंधित ये झांकी है जो कि जीविका दीदियों द्वारा निकाली जाएगी, जो कि आपको ध्यान रखना है सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र पर यह आधारित होगी, जिसको लेकर ये झांकी निकाली जाएगी। अच्छा, यहाँ पर अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा तीसरा प्रश्न। ये तीसरा प्रश्न है कि हालिया आयोजित होने वाले एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका नाम है हल्ला बोल, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर संबंधित तथ्यों की बात करें तो पहले पॉइंट में हमारे यहाँ पर है कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत एक लघु फिल्म श्रृंखला हल्ला बोल की शुरुआत की है। अच्छा, इसकी शुरुआत क्यों की गई, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य चीन में आयोजित होने वाले 19वें एशियाई खेलों के लिए जाने वाले एथलीटों को प्रोत्साहित करना और इन खेलों के लिए जागरूकता पैदा करना या फिर जागरूकता फैलाना है, इसका एक उद्देश्य है, जो कि आपको ध्यान रखना है। इसी उद्देश्य के साथ अभी हाल ही में लघु फिल्म श्रृंखला हल्ला बोल की शुरुआत की गई है भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीजें और भी है, जैसे कि इसका जो आयोजन होगा 19वें एशियाई खेलों का, ये 23 सितंबर से शुरू होकर 8 अक्टूबर 2023 तक होगा और इसका जो आयोजन स्थल है ये हांगजो चीन, यहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा, हांगजो चीन में। अच्छा, यहाँ पर एक और 2 पॉइंट है, जैसे कि 1990 में बीजिंग और 2010 में ग्वांगझो के बाद हांगजो एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला तीसरा चीनी शहर है, यानी कि तीसरी बार है जब चाइना इसकी मेजबानी करेगा ये 19वें एशियाई खेलों की, और ये तीसरा शहर बना है, चाइना का तीसरा शहर है जो कि इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगले पॉइंट में हम देख लेते हैं एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी, पहला संस्करण इसका कहाँ पर आयोजित हुआ था। दरअसल एशियाई खेल का पहला संस्करण 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कब आयोजित हुआ था, तो 1951 में। अच्छा, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत में इसका पहला संस्करण आयोजित हुआ था। अच्छा, यहाँ पर पदक की बात करें, पदक तालिका की बात करें तो जिसमें जापान जो है कुल 60 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। भारत की बात करें तो भारत 51 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। यहाँ पर इसको आप इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं, 1951 में ये भारत में हुआ था पहली बार एशियाई खेल, तो भारत ने इसमें 51 पदक अपने नाम किया और दूसरे स्थान पर रहा। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बने। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये चौथा प्रश्न है कि भारत ने हाल ही में आयोजित विश्वविद्यालय खेलों में कितना पदक अपने नाम किया है, यानी कि जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स है इसको लेकर यहाँ पे प्रश्न बना है। तो इसी को हिंदी में लिखा गया विश्वविद्यालय खेल। तो भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत इस प्रतियोगिता में कुल 26 पदक अपने नाम किया है
और ये प्रतियोगिता जो आयोजित हुई थी ये आपको ध्यान रखना है चाइना में ही आयोजित हुई थी। संबंधित तथ्यों में आप यहाँ पर इसका विस्तृत ब्यौरा देख सकते हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पर हमने सम्मिलित किया है। जैसे कि पहला पॉइंट है कि हाल ही में 31वें विश्वविद्यालय खेलों का आयोजन चीन में किया गया। ये इसका 31वां संस्करण था वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का। और वहीं पे अगले पॉइंट की बात करें तो इस प्रतियोगिता में भारत ने 26 पदक जीते और इन 26 पदकों में से बात करें तो 11 स्वर्ण अर्थात 11 गोल्ड, 5 रजत अर्थात 5 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज अर्थात 10 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किया। तो कुल मिलाकर जो पदकों की संख्या रही भारत की 26 और भारत इन 26 पदक के साथ पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा। ये पदक तालिका से भी संबंधित एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। 26 पदकों के साथ भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा है और इस लिहाज से देखें तो पदक तालिका में इस विश्वविद्यालय खेलों की जो सूची में पदक तालिका में अब तक की ये भारत की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है, सर्वश्रेष्ठ स्थान है। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी आपको ये भी ध्यान रखना कि भारत ने इस बार इस खेल के लिए 256 खिलाड़ियों का दल यहाँ पर यानी कि चाइना भेजा था। अच्छा, इस खेल के पदक तालिका की बात करें तो पहले स्थान पर 178 पदक के साथ चाइना रहा। मेजबान देश था चाइना जो कि 178 पदक के साथ इसमें शीर्ष स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर 93 पदक के साथ जापान रहा। तो दोनों को यहाँ से ध्यान रख लेना है। भारत का जो स्थान रहा वो रहा 7वां, यहाँ पे इंडिकेट कर दिया गया है। तो ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ मालाबार बहुपक्षीय अभ्यास का 31वां संस्करण आयोजित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में एक स्थान है सिडनी, यहीं पर अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। अब यहाँ पर संबंधित तथ्यों की बात करें तो पहला पॉइंट है कि मालाबार बहुपक्षीय अभ्यास का 31वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में किया गया। ये इसका 31वां संस्करण था जो अभी हाल ही में यहाँ पर आयोजित किया गया। एक्चुअली में अभी हाल ही में इसकी शुरुआत हुई है। ये 10 दिवसीय आयोजन है या फिर 10 दिवसीय अभ्यास है, आप यहाँ पर उसे देख सकते हैं कि 11 अगस्त 2023 को इसकी शुरुआत हुई है जो कि 21 अगस्त यानी कि 11 से 21 अगस्त 2023 तक इसका आयोजन किया जाना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये 10 दिवसीय आयोजन है, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। संबंधित तथ्यों में कुछ पॉइंट और भी है जैसे कि यह युद्धाभ्यास बंदरगाह और समुद्री दोनों चरण में आयोजित किया जाएगा और इस बहुपक्षीय अभ्यास में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है। ये जानकारी ऑलरेडी हमने आपको दिया था। अच्छा, यहाँ पर इसकी शुरुआत की बात करें, इस युद्धाभ्यास की शुरुआत कब हुई थी? दरअसल इस मालाबार युद्धाभ्यास की जो शुरुआत हुई थी वो वर्ष 1992 में भारत और अमेरिका के बीच हुई थी। हालांकि अब वर्तमान समय की हम यहाँ पर बात करें तो इसमें कुछ चीजें आप ये ध्यान रखेंगे कि इसमें अब ऑस्ट्रेलिया और जापान भी इसका सदस्य है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। वर्तमान समय में मालाबार युद्धाभ्यास एक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है जिसमें 4 देश है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। इसमें भारत और अमेरिका जब इसकी स्थापना हुई थी इसके संस्थापक सदस्य कहे जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया और जापान इसमें बाद में शामिल हुआ था। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए यानी कि जय सैनी, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में भी देख रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में जय सैनी को अफ्रीका में स्वास्थ्य सेवा विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। आपसे पूछे जा सकते हैं किस लिए इन्हें सम्मानित किया गया, तो अफ्रीका में स्वास्थ्य सेवा विस्तार के लिए उन्हें यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड का नाम है ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 और इनका नाम है जय सैनी। तो यहाँ पर फिलहाल इस प्रश्न से इतनी ही जानकारी है, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो भी छात्र 69वीं बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। BM100 एक प्रोमो कोड है, इसका इस्तेमाल करके। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी आपको दे दूं, आपका जो एग्जाम आयोजित होना यह 30 सितंबर 2023 को, ये सभी नोट्स यहाँ पर आपको इस कोर्स में मिल रहे हैं। हालांकि जब ये एग्जाम आपका आयोजित हो जाएगा यही कोर्स आपके 70वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए अपग्रेड हो जाएगा। तो अगर अभी से आप इस कोर्स को या फिर इस कोर्स की मेंबरशिप लेते हैं तो ये 70वीं बीपीएससी एग्जाम तक आपकी हेल्प करेगा। इसमें अभी एक ऑफर है, ऑफर का लाभ उठा के ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको भरपूर फायदा होगा, क्योंकि 70वीं के लिए जब ये कोर्स अपग्रेड होगा इसमें बहुत सारी चीजें ऐड भी होगी। हो सकता है इस कोर्स का फी भी थोड़ा सा इंक्रीज करे। तो अभी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर फायदा होगा। बहुत सारे छात्र ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी कोर्स में आपका ऑनलाइन टेस्ट वगैरह शामिल होगा। तो आप लोग प्ले स्टोर से बीपीएससी मेकर ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और इसका मेंबरशिप आप लोग जरूर ले लीजिए। तो यहाँ पर अब हम आ चुके हैं अगले 7वें प्रश्न पे। ये हमारा 7वां प्रश्न है कि हाल ही में नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने किस नाम से एक एयरबोट लॉन्च किया है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये है विकल्प नंबर यहाँ पर सी यानी कि जलदोस्त एयरबोट।
अच्छा, यहाँ पर जो आप ये तस्वीर में देख रहे हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि यही वो एयरबोट है। ये हमने यहाँ पर आपको समझाने के लिए ये ऐड किया है। अच्छा, यहाँ पर हम चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। यहाँ पर चीजों को देखते हैं कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज अर्थात NAL ने जलदोस्त एयरबोट नाम का एक एयरबोट लॉन्च किया है, जो कि पानी पर चलती है। और आपको ये ध्यान रखना है इसे लाने का उद्देश्य क्या है, किस पर्पज से इसे लॉन्च किया गया है। दरअसल जल निकायों या फिर जल स्रोतों से अतिरिक्त जलीय खरपतवार और तैरते कचरे को हटाने के लिए इसे तैयार किया गया है। जो जल मतलब स्रोत होते हैं, जहां पर जल होते हैं, नदी, तालाब, झरना, और ऐसे में जो वहां पर अतिरिक्त जलीय खरपतवार होते हैं, जो गंदगी होती है, तैरते कचरे होते हैं, उसे हटाने के लिए अभी हाल ही में ये लाया गया है। आज यहाँ पर इस जलदोस्त एयरबोट की बात करें तो इसमें कुछ एक खासियत ये भी है कि ये पानी के अंदर भी अपने आप चली जाती है। ठीक है, पानी के अंदर जाके भी सफाई करने में ये सक्षम है। कुछ चीजें इसकी विशेषता है, वो भी चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, फिलहाल यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, इसके दो संस्करण विकसित किए गए हैं। एक तो है जलदोस्त मार्क 1 और एक उन्नत संस्करण है जलदोस्त मार्क 2। ये आप यहाँ से नोट करेंगे। चलिए चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिम क्राफ्ट करने की घोषणा की है। दरअसल इसकी रीब्रांडिंग की जा रही है, तो ऐसे में जो इसका राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश। अच्छा, संबंधित तथ्यों की बात करें तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के जो सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, तो इन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड का नाम बदलकर हिम क्राफ्ट कॉर्पोरेशन करने की घोषणा की है। अर्थात यहाँ पर आपको ध्यान रखना, इसकी जो रीब्रांडिंग की जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है, ये भी आपको समझना है। दरअसल सरकार द्वारा इसकी रीब्रांडिंग का उद्देश्य निगम के कार्य को विस्तार प्रदान करना और साथ ही बाजार में एक विशिष्ट ब्रांड के रूप में उत्पाद को बढ़ावा देना ही इसका एक मूल उद्देश्य है। इसी को लेकर इसकी रीब्रांडिंग किया गया है। अर्थात यहाँ पे मूल रूप से कहें तो आपको ध्यान रखना है कि जो हिमाचल प्रदेश सरकार है, इन्होंने अभी हाल ही में राज्य के जो हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लिमिटेड है, इसका नाम बदलकर हिम क्राफ्ट कॉर्पोरेशन करने की घोषणा की है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये है सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने ही इसकी घोषणा की। अच्छा, कुछ पॉइंट और भी है, जैसे कि साथ ही हथकरघा एवं हस्तशिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को 3 श्रेणियों में राज्य स्तरीय पुरस्कार देने की भी बात कही गई। हालांकि ये घोषणा नहीं हुई, बस ये चीजें निकलकर सामने आई है, तो ये भी हो सकते इम्प्लीमेंट हो। तो फिलहाल यहाँ से इतनी सारी जानकारी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। 9वां प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित हुए विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप यानी कि वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा। हालांकि इसके बारे में जानकारी हमने आपको दिया भी था, लेकिन प्रश्न हमने इस प्रकार से नहीं लिखा था, कुछ अलग मतलब पॉसिबिलिटी के आधार पर हमने प्रश्न को लिखा था। और आप लोग क्या करते हैं कि प्रश्न को पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन को नहीं पढ़ते हैं। और एग्जाम में जब प्रश्न आता है, मैं देखता हूँ कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि सर आपके द्वारा पढ़ाया हुआ प्रश्न नहीं आया। हम जो यहाँ पर आपको भर भर के एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, वो किस लिए दे रहा है? एक्सप्लेनेशन को पढ़ने के लिए आपको दे रहा है ना, कि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैं तो भगवान हूं नहीं, मैं तो गॉड हूं नहीं, जो प्रश्न आपको बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ प्रश्न ही आपका एकदम से छप के आ जाएगा, ऐसा नहीं है। एक्सप्लेनेशन जो यहाँ पर आपको मिल रहा है पूरे एकदम से महाभारत की तरह, रामायण की तरह, इतना भर भर के इतने दिनों से मैं आपको दे रहा हूँ, तो किस लिए मिल रहा है? ये ग्रंथ की तरह यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं पूरे हर महीने का। तो यही इसका उद्देश्य यही है कि आप एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ें। तो हमने सोचा क्यों ना पुनः से इस प्रश्न को इस प्रकार से एक अलग वे में शामिल किया जाए। भारत का कौन सा स्थान रहा? चीजें वही है, बस यहाँ पर हमने प्रश्न को एक अलग तरीके से लिख दिया है। तो इसमें भारत की बात करें तो भारत इसमें शीर्ष स्थान पर रहा। तो ध्यान रखेंगे विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन है, ये 31 जुलाई से 6 अगस्त 2023 तक बर्लिन जर्मनी में किया गया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना भारतीय पदक विजेताओं में जो हमने आपको जानकारी दिया था, अदिति गोपीचंद स्वामी, जो कि महिला व्यक्तिगत कंपाउंड में स्वर्ण पदक। हालांकि इसके अतिरिक्त और भी कई नाम है, जैसे कि ओजस प्रवीण देवताले, ज्योति सुरेखा व क्रमशः स्वर्ण पदक और कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं पे मिक्स्ड टीम की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि मिक्स्ड टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 स्वर्ण, 1, 2 और 3 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक भारत को प्राप्त हुआ। तो ऐसे में पदक तालिका की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, वो जानकारी हम यहाँ पर आगे देंगे आपको। पदक तालिका में जो भारत रहा, ये आपको ध्यान रखना है पहले स्थान पर रहा, 3 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक, कुल 4 पदक के साथ पहले स्थान पर रहा। दक्षिण कोरिया 2 स्वर्ण और उसके बाद 1 कांस्य, कुल 3 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। जबकि वहीं पर हम बात करें मेजबान देश जर्मनी की, तो आप ध्यान रखेंगे जर्मनी 1 स्वर्ण और 1 रजत के साथ कुल मिलाकर 2 पदक के साथ पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। और भारत के संदर्भ में यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप यानी कि वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप के इतिहास में पहली बार
भारत पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो प्रश्न यहाँ से बनने की प्रबल संभावना है आपके एग्जाम में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला यहाँ पर 10वां प्रश्न है कि किस देश के छात्रों ने या फिर किस देश के पूर्व छात्रों ने हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक जोंगखा ब्रेल का निर्माण किया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर बी अर्थात भूटान। यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना कि हाल ही में भूटान देश के छात्रों ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक जोंगखा ब्रेल का निर्माण किया है। ब्रेल पद्धति के बारे में भी यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक जोंगखा ब्रेल का निर्माण किया गया है, ब्रेल लिपि की तरह ही ये कार्य करता है, एक अलग तरह की है जो कि अभी हाल ही में ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से भूटान के छात्रों द्वारा लॉन्च किया गया। दरअसल ये पूर्व छात्र, जो कॉलेज के पूर्व छात्र हैं, उनके द्वारा ये इसके कह सकते हैं लॉन्च की गई या फिर इसका निर्माण किया गया है। अच्छा, यहाँ पर ब्रेल लिपि की हम लोग बात कर लेते हैं। ब्रेल पद्धति या फिर ब्रेल लिपि पद्धति का आविष्कार कब हुआ था? 1821 में हुआ था और एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, इसीलिए इसे लुई ब्रेल भी कहा जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे, जिसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना, जो भी नेत्रहीन है, नेत्रहीन व्यक्ति इसका प्रयोग करके चीजों को आसानी से समझ सके, पढ़ सके, इसलिए ये लिपि को लाया गया था। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी कुछ समय पहले हमने इसके बारे में आपको दिया था कि इजराइल दुनिया का पहला ऐसा देश है जो कि अपने नोट पर भी ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करता है, ताकि दृष्टिबाधित भी आसानी से इसकी पहचान कर सके। एकलौता पहला ऐसा देश है इजराइल जो कि आपको ध्यान रखना नोट पर ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करता है। चलते यहाँ पर अगले प्रश्न पे। तो ये प्रश्न है कि हुन मैनेट हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो इसका जो राइट आंसर होगा यह है विकल्प नंबर बी यानी कि कंबोडिया। अच्छा, यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं इसके बारे में। दरअसल कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी ने हुन मैनेट को अपने देश का नया प्रधानमंत्री अर्थात कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री चुना है और वे अगले 5 साल के लिए प्रधानमंत्री होंगे। दरअसल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने अपने पिता व मौजूदा प्रधानमंत्री हुन सेन, जो कि 38 साल से अधिक समय तक इस पद पर थे, उनका स्थान दिया है। तो ये चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी ने अभी हाल ही में इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में घोषित किया, जिनका नाम है हुन मैनेट। और इनके जो पिता के बारे में यहाँ पे हमने आपको जानकारी दिया, हुन सेन, जो कि पिछले 38 साल से यहाँ पर प्रधानमंत्री पद पर कार्य कर रहे थे, उन्होंने हुन सेन का ही स्थान लिया है। अगला पॉइंट यहाँ पर कंबोडिया के बारे में है, एक अति महत्वपूर्ण पॉइंट। हालांकि एक दिन हमने कुछ समय पहले आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया था, कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह भी हमने आपको दिखलाया था। जो प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर है, ये कंबोडिया में है। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ये सबसे बड़ा मंदिर है जो कि कंबोडिया में है। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम की मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी अर्थात अपना भारत। तो दरअसल यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि हाल ही में भारत दक्षिण अफ्रीका 7वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की वर्चुअल बैठक आयोजित हुई थी और इसी दौरान वाणिज्य, उद्योग व व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने इस वर्ष निवेशकों, दलालों और उभरते उद्यमियों के सहयोग से या फिर इसके सहयोग करने के लिए ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम लॉन्च करने की घोषणा की है। अच्छा, जब आयोजित हो जाएगी तब जो प्रश्न निकल कर सामने आएंगे तब हम आपको इस बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। फिलहाल यहाँ पर इतनी सारी जानकारी आप ध्यान रखें। अच्छा, जो जानकारी हमने आपको कोर्स के बारे में दिया था, आप इस कोर्स को जरूर परचेज कर लीजिएगा BM100 इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके। यही कोर्स आपके 70वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए भी वैलिड रहेगा। इसमें आपका टेस्ट सीरीज वगैरह है और जो 69वीं के लिए प्रॉपर रूप से चल ही रही है, तो आप लोग से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको चीजें बेहतर वे में मिलने वाली है। इसी में करंट अफेयर्स, बिहार जीके, सिलेबस आधारित नोट्स, टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट, वो सभी शामिल है। ये सभी आपको एप्लीकेशन पे जो प्लेलिस्ट होगा इस कोर्स का, वहां पर जाके अभी भी आप देख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम आज की इस वीडियो के प्रश्न है कि किस राज्य में हाल ही में टुगेदर वी आर्ट कला प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया? दूसरा प्रश्न है कि भारत ने किस देश को यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? हालांकि ये कुल वित्तीय सहायता का 15% ही है। और तीसरा प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी टेस्ला ने किसे अपना नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि CFO नियुक्त किया है? ये सारी जानकारी, सारे प्रश्नों के बारे में ऑलरेडी हमने आपको बताया है। कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर लिखिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, आज के इस सेशन को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।